बिफोर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2023 के बारे में। जो अभी राजस्थान में आंगनबाड़ी की भर्ती आई हुई है उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि इसके अंदर जो है क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या इसके अंदर शुल्क रखा गया है और जो आवेदन है वो आपको कैसे करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, और जो वेबसाइट है वो क्या रहेगी, और जो आप रिक्त पद हैं उनकी जानकारी आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। बाकी जो वीडियो है इसके अंदर हम डिटेल से सारी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी जो जानकारी है आपको समझ में आएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स है उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये है कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा। ये जो विज्ञप्ति है ये दौसा के लिए जारी हुई है। तो ये तो दौसा की है। अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए इसकी जो वेबसाइट है वो देखिए, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके माध्यम से आप इसकी जो जानकारी है, जिस जो ज़िला है आपका उस ज़िले की जो जानकारी आप पाना चाहते हैं कि आपके ज़िले में कितने पद रिक्त है और कहाँ कहाँ पे रिक्त है, और इसकी जो सारी डिटेल है, पात्रता वगैरह, वो सब आप इसी वेबसाइट के माध्यम से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो वेबसाइट दिख रही है इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। तो ये जो वेबसाइट है इसका जो लिंक है वो भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके और सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे पहुँचेंगे, और इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो जो वेबसाइट है वो जो अभी आपको यहाँ पे दिख रही है इस प्रकार दिखेगी। आपको इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दिखेगा, देखिए आपको गवर्नमेंट ऑर्डर्स, आपको यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तब आपको इस प्रकार से ये वेबसाइट दिखेगी। तो आपको इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और ये जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ऑर्डर्स यहाँ पे हैं वो आपको दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आपको किस जिले की आपको जो है विज्ञप्ति देखनी है। तो देखिए यहाँ पे विज्ञप्ति आप कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिखेगा रिक्रूटमेंट रिलेटेड। ये रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी होगी वो यहाँ पे इस प्रकार लिखी हुई मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। तो ये यहाँ पे देखिए जिला दौसा, यहाँ दौसा की जो आंगनबाड़ी में रिक्त पद है उनके बारे में डिटेल दी गई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजसमंद की है, यहाँ पे राजसमंद की दी गई है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 की दी गई है। और यहाँ पे देखिए आगे देखिए यहाँ पे भरतपुर में जो आंगनबाड़ी है उसकी दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए रिक्रूटमेंट रिलेटेड वाली ही देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड पेज में आप आ सकते हैं। अगर वहाँ पे आपका जो जिला है वो नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट रिलेटेड कोटा, इस प्रकार से आपको जो जिलों से संबंधित जिन जिलों में यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकली हुई है आंगनबाड़ी में वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आप यहाँ जो पेज दिए गए हैं नीचे उन पेज पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और जो विज्ञप्ति है उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप को कि यहाँ पे जो है पात्रता जो है चयन के लिए वो क्या रखी गई है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम पात्रता के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चयन हेतु वांछित पात्रता आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रामीण शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए एवं विधवा महिला एवं तलाकशुदा महिला को ससुराल अथवा मायके दोनों स्थानों के लिए यथा अनुसार स्थानीय निवासी माना जाएगा। यानी सबसे पहले तो आपको जहाँ से या जिस जगह से आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ का आपको जो है निवासी होना चाहिए। अब देखिए स्थानीय निवासी होना चाहिए, और महिला के लिए क्या रहेगा, जो इसका मायका है और ससुराल है वहाँ दोनों पे ही उसको क्या है मान्यता रहेगी, दोनों में भी आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्थानीय निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी 2 वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जाए। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे बताए गए इन डॉक्यूमेंट्स को आप निवासी के तौर पर दे सकते हैं कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है। यानी आपको शौचालय के लिए जो घोषणा है वो भी आपको भरनी होगी और आपके घर में शौचालय का होना और उसका उपयोग करना भी जरूरी है। अब देखिए आगे, शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के कवरेज क्षेत्र के वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नहीं किए जाने की दशा में ही निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि जो शहरी क्षेत्र में जो महिला है जिस वार्ड में वो रह रही है, अगर उस वार्ड से कोई मान लीजिए आवेदन नहीं आता है तो जो अलग वार्ड से कोई आवेदन आता है आसपास का, उस पर विचार किया जाएगा। अगर जिस वार्ड में आंगनबाड़ी है केंद्र है वहाँ से आ जाता है तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो वहीं की रहेगी। बाकी जो निकटतम वार्ड है उसका जो विचार है वो बाद में किया जाएगा। उसके बाद देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका के रिक्त पद हेतु न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण विवाहिता महिला की आवेदन वह। अब यहाँ पे देखिए आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो
ये पद दिए गए देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के, मिनी कार्यकर्ता के और सहायिका के। ये जो रिक्त पद है इनकी जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो रखी गई है 12वीं पास और साथ ही विवाह होना चाहिए, यानी जो महिला है उसका विवाह भी होना चाहिए। जो अविवाहित महिला है वो इसमें पात्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 12वीं पास इसमें आवेदन कर सकता है। उसके बाद देखिए विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 18 से यहाँ पे देखिए कट हो गया है वर्ष तक की होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी। यानी इसमें जो आयु है वो रखी गई है 18 से 35 वर्ष के बीच। जो महिला 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच है वो आवेदन कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया गया, इसका आवेदन पत्र की घोषणा का भी अंकन होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो है विधवा महिला अगर यहाँ पे लगाती है तो उसको देखिए एक तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए और एक जो पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र है कि मैंने यहाँ पे दूसरा जो विवाह है वो भी नहीं किया, इसका प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। उसके बाद देखिए परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति के सक्षम स्तर न्यायालय, उपखंड अधिकारी इत्यादि से जारी आदेश डिग्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेज में संलग्न किया जाए। यानी जो परित्यक्ता और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए इनके द्वारा जो जारी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे भी लगाए जाएंगे। उसके बाद देखिए यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली, फर्जी, कूटरचित पाया जाता है तो इससे आवेदक का आवेदन पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा तथा इस आवेदक भविष्य में भी मानदेय कर्मी हेतु चयन का पात्र नहीं होगा। यानी जो फर्जी तरीके से इसमें आवेदन करेंगे उनका अगर पता चल जाता है इसके अंदर तो यहाँ पे आवेदन तो निरस्त हो ही जाएगा, साथ ही आपको जो है आगे भी इस प्रकार की भर्तियों में आवेदन के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के परिवार सर्वे कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50% से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उक्त पद संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र इन जो यहाँ पे दे रखे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए है तो वहाँ पे क्या है आरक्षित है। वहाँ पे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो भी अनुसूचित जाति और जनजाति से ही होगा। यहाँ पे देखिए आगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक ये है और दिनांक यहाँ पे ये लगी हुई है के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी जो ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर का जो प्रमाण पत्र है उसकी यहाँ पे वैधता बताई गई है 3 वर्ष। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रीमी होने यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए क्रीमी लेयर नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी जो ओबीसी वाले नॉन क्रीमी में लेयर में आते हैं उनके लिए 3 वर्ष और जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनके लिए 1 वर्ष ही रखा गया है। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाए, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है। अर्थात आवेदन महिला का पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष तक के ही स्वीकार किए जा सकेंगे। इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देश लागू होंगे। यानी यहाँ पे 3 वर्ष की वैधता बताई गई है। उसके बाद देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र यहाँ पे दिया गया है और दिनांक यहाँ पे दी गई है के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यानी इनके जो सर्टिफिकेट है ये 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। ईडब्ल्यूएस के जारी प्रमाण पत्र आवेदक महिला का ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष तक स्वीकार किए जा सकेंगे। इसके संबंध में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। यानी यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है ये जो है इसका जो वैलिडिटी है वो रहने वाला है 3 वर्ष। इसके बाद देखिए रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र संबंधित CDPO कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट जो ये दे रखी है यहाँ पे से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म ऑफलाइन संबंधित CDPO कार्यालय में 2 प्रतियों में अंतिम तिथि 26/7/2023 साय 5 बजे तक व्यक्ति जमा कराए जाएंगे एवं आवेदक प्राप्ति रसीद अवश्य लेवे। यानी यहाँ पे जो आवेदन रखे गए हैं वो ऑफलाइन रखे गए हैं और यहाँ पे ये जो कार्यालय है CDPO कार्यालय यहाँ पे आप जा सकते हैं और ये इसकी जो वेबसाइट है इसके माध्यम से आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में जो वैकेंसी निकली हुई है वो कितनी निकली हुई है। तो यहाँ से तो इस वेबसाइट के माध्यम से तो आप जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह की और एलिजिबिलिटी की और रिक्त पदों की, और साथ ही जो आवेदन है वो ऑफलाइन है तो वेबसाइट का कोई काम नहीं है। और आपको जो है यहाँ पे जो CDPO कार्यालय है आपके क्षेत्र में वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे जो अंतिम तिथि है देखिए 26/7/2023 साय 5 बजे तक यहाँ तक आप जा सकते हैं व्यक्ति। यानी आपको खुद को जाना होगा और आपको आवेदन करना होगा और आवेदन करने के बाद आपको जो है आवेदन की जो रसीद होती है वो भी आपको ले लेनी है। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका प्रमाण पत्र, सेकेंडरी की अंकतालिका प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दिव्यांग, आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो, RSCIT
PGDA इत्यादि दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है। यानी यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म के पीछे लगाना होगा, इनकी कॉपी लगानी होगी। जो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं इन सब की, यहाँ पे देखिए RSCIT यानी यहाँ पे जो है कंप्यूटर का कोर्स भी यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे देखिए अगर लागू होता है तो आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर जो कार्य का अनुभव होता है यानी जो एक्सपीरियंस होता है वो भी, उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे मांग सकते हैं। लेकिन अगर लागू नहीं होता है तो इसकी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये RSCIT का जो है इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, यानी कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए। उसके बाद देखिए आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र जमा कराए जाने के पश्चात त्रुटिवश संलग्न किए जाने से वंचित किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न करवाए जाने वाले दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र सबमिट कराया जा सकेगा। परंतु विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाए जाने की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार दस्तावेज को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप आवेदन कर देते हैं और आप वहाँ पे जमा करवा के आ जाते हैं और आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो आप जो है अंतिम तिथि से पहले फिर से जाकर के जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो तिथि है वो निकल जाती है तो आप जो है इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी जो अंतिम डेट है वो निकल चुकी होती है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे और जिसके कारण आपका जो आवेदन है वो निरस्त भी हो सकता है और आप इससे वंचित भी रह सकते हैं। तो आप जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जो दे रखे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट अपने जो ऑफलाइन आवेदन है फॉर्म है उस फॉर्म के पीछे लगा दें। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो योग्यता दे रखी हैं, इन सबको बाकी मैंने सब जो डिटेल है आपको एक एक करके बता दी है। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इसका जो लिंक है, ये जो भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी दिख रहा है, इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जो भी आपको यहाँ पे डोसा वाला दिख रहा है तो यहाँ पे दे दूंगा। बाकी आप जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर ले, उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट जिले वाइज जो वैकेंसी की डिटेल है वो आप डाउनलोड कर ले और उसको अपने स्तर पर पढ़ ले, सारी डिटेल पढ़ लें। वैसे तो मैंने बता दी है, लेकिन जो डिटेल है वो जैसे मैंने बताई है उसी प्रकार आप पढ़ लें और उसके बाद आवेदन कर दें। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो शुल्क है वो क्या रखा गया है। तो शुल्क यहाँ पे निःशुल्क है, इसमें आवेदन का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप रिक्त पदों की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोटे तौर पर यहाँ पे दी गई है, देखिए रिक्त पदों की संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दौसा केंद्र, यहाँ पे बांदीकुई प्रथम है, बांदीकुई द्वितीय है, दौसा खुद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लालसोट है, लवाण है, महवा है, सिकराई है। यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी जो निकली हुई है वो 40 पदों पर निकली हुई है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पद दिए गए सहायिका के इतने हैं, मिनी कार्यकर्ता के इतने हैं और कार्यकर्ता के इतने हैं। यहाँ पे देखिए अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बांदीकुई प्रथम है, यहाँ पे जो तहसीलें दे रखी है इनके अंदर कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस नोटिफिकेशन का आपको जो है नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए कार्यालय उपनिदेशक महिला, यहाँ पे दिखेगा देखिए परियोजना अनुसार रिक्त पदों का विस्तृत विवरण यहाँ पे मिलेगा आपको। वहाँ पे मोटे तौर पर विवरण था, यहाँ पे विस्तृत विवरण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए बांदीकुई प्रथम के अंदर नारायणपुरा में है, गुल्लाना में है, नगर पालिका बांदीकुई में है, गोलाडा में है और यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ डिटेल दी गई है। रिक्त पदों की संख्या भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नारायणपुरा में कार्यकर्ता की जरूरत है और गुल्लाना में यहाँ पे सहायिका की जरूरत है। इस प्रकार आप देख सकते हैं आरक्षित वर्ग भी देख सकते हैं, यहाँ पे अनारक्षित है, यहाँ पे SC के लिए आरक्षित है और यहाँ पे अनारक्षित है, SC के लिए आरक्षित है। इस प्रकार आप ये भी देख ले कि जो सीट है, जो वैकेंसी है वो आरक्षित किसके लिए है। जो आरक्षित है वहाँ पे तो जो आरक्षित रखा गया है वही आवेदन करेगा और जहाँ अनारक्षित है वहाँ पे कोई भी आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार आप जो है जिले वाइज अपना जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर ले, जिन जिलों का यहाँ पे जारी हुआ है, जिन जिलों में ज़रूरत है, वैकेंसी आई हुई है, वहाँ का आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ले और उसको डाउनलोड करके विस्तृत रूप से पढ़ लें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी जो अंतिम डेट है वो क्या रखी गई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतिम डेट अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग रखी गई है। किसी के लिए अलग डेट है, किसी के लिए कोई डेट है, तो यहाँ पे डेट फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे आप जिस जिले के निवासी है उस जिले की जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके और उसमें आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए जहाँ पे यहाँ पे जो मोटे तौर पर ये रिक्त पद दिए गए हैं उनके नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए रिक्त पदों की आरक्षण सहित विस्तृत जानकारी, शर्तें एवं निदेशक कार्यालय तथा ब्लॉक स्तर पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस विज्ञप्ति में उल्लिखित आंगनबाड़ी केंद्रों के मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 5:30 बजे तक है। यानी यहाँ जो दौसा का है ये नोटिफिकेशन, इसके अंदर जो दौसा के लिए रखी गई है वो 26 जुलाई 2023 लास्ट डेट रखी गई है। बाकी जिले वाइज अलग अलग लास्ट डेट है। तो आप नोटिफिकेशन को, अपने जिले का जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके और उसमें अपनी जो लास्ट डेट है वो भी देख लें। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट की बात करें तो अलग अलग रखी गई है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो है इसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी है आपको बता दी है। अगर कोई जानकारी इसमें छूट भी गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि इसमें जो मोटे तौर पर
एलिजिबिलिटी वगैरह की, तो यहाँ पे देखिए आवेदन के लिए शुल्क तो निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं रखा गया है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए और साथ में जो कंप्यूटर का कोर्स है वो भी होना चाहिए। और हो सकता है कहीं जगह जो है एक्सपीरियंस भी मांग सकते हैं, तो एक्सपीरियंस का जो प्रमाण पत्र है वो भी मांग सकते हैं। और बाकी जो है अलग अलग जो सीटें हैं, जो वैकेंसीज है, उनके लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित भी की गई है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं आप। जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही इसमें आवेदन कर सकता है, अनारक्षित सीट के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। और साथ ही जो आवेदन है वहाँ का जो आवेदक है वो निवासी भी होना चाहिए, जहाँ के आप निवासी है वहीं के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इस वेबसाइट का जो लिंक है उसमें जाकर के और आप अपने ज़िले की जो नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लें और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। उसमें जो डिटेल दी गई है उसको पढ़ करके और आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है, अगर आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि दोस्तों को भी पता चले। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की जो भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।